तो हम लोग हाई स्कूल में थे तो हम लोग सुनते थे कि अरे उस बूथ पर तो छपैया हो गया, वहाँ वाला हाया घाट का बूथ का छपैया हो गया, इधर का बूथ का तो ये छपैया हो हल्ला गया। था कि सच्चाई नहीं, थी? सच्चाई थी। सच्चाई सच्चाई, हल्ला कैसे रहता है, ये सच्चाई थी। और उस समय मतदान केंद्रों पर आज की तरफ तैनाती भी ज्यादा नहीं रहती थी, ऐसे ही होमगार्ड के भरोसे ये मतदान कब की केंद्र है। बात होगी? ये मैं 80 के दशक की बात 80 कर रहा के हूँ, दशक। 80 और 90 के शुरुआती की बात कर रहा जब हूँ। आप स्टूडेंट थे। जी जी, मुझे अभी भी याद है, 1 बजे 2 बजे रात में बाबूजी उठ के रेडियो खोलते थे तो पता चलता था कि रायबरेली से अभी इतने चक्र की मतगणना चल रही है, 55वें चक्र की मतगणना चल रही है, अभी राजनारायण आगे चल रहे हैं, इंदिरा गांधी पीछे चल रही हैं। जब तक मतगणना पूरी नहीं होती थी सारे लोगों को एक तरह से कैद रखना पड़ता था मतगणना केंद्र में, कोई बाहर नहीं जा सकता था, खाना पीना झपकी मारना सब वहीं होता कोई था। अधिकारी या जो नेता लोग हैं वो लोग? नेता लोग के तो उनके एजेंट आते थे, है ना, अधिकारी और कर्मचारी कोई बाहर नहीं जा सकता कोई था। बाहर नहीं जा हाँ, सकता। एकदम कैद में रहते थे। मुझे अभी भी याद है, लालू जी जो है वो एक नकली ईवीएम, उसे एक नमूना लेके घूमते थे। अच्छा, हाँ पहली बार आया। हाँ, अब बोलते थे देखिए इसमें लालटेन है ना, यहाँ इसको दबाओगे तो करेगा पी, इस तरह से समझाते थे। तो लेकिन मोदी शासन काल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि लोगों को ईवीएम पर शक होने लगा। नहीं, उसके पहले बीजेपी ने भी कई बार ईवीएम का विरोध किया था जब कांग्रेस का हाँ, शासन विरोध था। किया था, लेकिन उस समय मैं भी मानता था कि ऐसा संभव नहीं है। मैं बहुत ऑब्जर्वर बन के भी गया चुनाव आयोग का, मुझे नहीं लगता था। लेकिन भाजपाइयों ने ऐसे ऐसे करामात आके किए हैं ना कि अब तो मुझे लगता है कि पता नहीं, हो सकता है हो सकता है। लोकल डीएम जो है वो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, निर्वाचित पदाधिकारी है, और मान लीजिए वो मुख्यमंत्री का चमचा या किसी पार्टी का आदमी है और हारते को जिता दे तो आसान नहीं है। रोहिणी आचार्य को तो सुरक्षा नहीं मिली हुई है, सरकारी सुरक्षा, और वो उनका हक भी नहीं है सुरक्षा लेने का, सरकारी सुरक्षा, ना ही किसी वो ऐसे पद पर है, ना ही कोई उन पर ऐसा खतरा है। आप मान लीजिए सिपाही और हवलदार भी हैं तो इतनी बुद्धि है तो सच पूछे तो उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए। अब भले वो डर के मारे नहीं रिफ्यूज किए हों कि अब मैडम नाराज हो जाएंगी, ये हो जाएगा, तो अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। गलत हुआ है, आप जी, मानते हैं। जी, जी। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव लड़ने से शायद इतना बड़ा कठोर एक्शन उतना कठोर नहीं है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बन गया है। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। अब इस बार के 2024 के चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन बिहार में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। लेकिन आज हम चर्चा चुनाव को लेकर जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बीते हुए चुनाव और वर्तमान हालात पर भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हाल के समय में चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि पुराने समय में जब चुनाव होते थे, जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो उस समय क्या चुनौतियां होती थी, अभी क्या चुनौतियां हैं, और जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। तो इस पर सब कुछ समझने के लिए हम पहुंचे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास, जो कि हर मुद्दे पर मुखर होकर खुलकर बात करते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सवाल तो पहला यही है, चुनावी अनुभव आपका कैसा सबसे पहला वाला था, और जब आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम किए तो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा था? ये वही बातें हैं कि अब जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जैसे जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल या कॉलेज में, तो उस समय तो ये बैलेट पेपर से चुनाव होता था। मतपत्र जिसको कहते हैं, बड़ा सा मतपत्र था, उम्मीदवारों के नाम, उनके चुनाव चिन्ह, फिर मोहर मारिए उसको, फिर मोड़ के डालिए उसको, मतदान पेटी में डालिए, इस तरह की चीज़ें होती थी। और उस समय 2-3 एक तो बात थी, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था उस समय बूथ कैप्चरिंग बहुत बड़ी समस्या थी बिहार में, खास के जो हिंदी पट्टी है इंडिया का, यूपी बिहार वगैरह, मतलब मुझे तो लगता है बूथ कैप्चरिंग की जननी बिहार ही है ना। बिहार में ही सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग के ये हुआ। और बूथ कैप्चरिंग में दर्शकों को समझाता हूँ कि होता था कि गुंडे लोग, मतलब बाहुबली लोग, जाके जो मतदान केंद्र था उसी पर कब्जा कर लेते थे। और उस समय मतदान केंद्रों पर आज की तरफ तैनाती भी ज़्यादा नहीं रहती थी, ऐसे ही होमगार्ड के भरोसे मतदान केंद्र है। ये मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, 80 और 90 के शुरुआती की बात कर रहा हूँ। जी जी। और बूथ कैप्चरिंग होता था, और उसके बाद प्रेम से बैठ के सारे बूथ वाले जो भी अधिकारी रहते थे, पीठासीन पदाधिकारी और जो भी थे, सब अपना जान बचा के भागते थे। और उसके बाद बैठ के आराम से वो लोग, मान लीजिए किसी भी पार्टी का, तो उस मोहर पर
सब पर ये उसको बोलचाल में लोग छपैया कहते थे। छपैया। छपैया, जैसे हम लोग हाई स्कूल में थे तो हम लोग सुनते थे कह रहे उस बूथ पर तो छपैया हो गया, वहाँ वाला हाया घाट का बूथ का छपैया हो गया, इधर का बूथ का तो ये छपैया हो हल्ला गया। था कि सच्चाई नहीं, थी? सच्चाई थी। सच्चाई सच्चाई, हल्ला कैसे रहता है, ये सच्चाई थी। ये बूथ कैप्चरिंग पर आप उस समय के पत्रकारों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, बहुत कड़वी, और खास के भारत में बिहार यूपी में तो एक बहुत गंभीर समस्या थी और बहुत हिंसक होते थे चुनाव। चुनाव में हिंसा भी खूब होती थी। तो उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ क्रमिक रूप से कैसा हुआ। उसके बाद देखिए जब शेषन साहब आए, टी.एन. शेषन साहब आए, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उसके पहले तो चुनाव आयोग है नहीं है कुछ पता भी नहीं था, आम आदमी को पता। शेषन साहब ने समझिए कि एक मतलब पूरे दशा और दिशा बदल दी हिंदुस्तान में चुनावों की, टी.एन. शेषन साहब। और उसके बाद से बहुत ज़्यादा कड़ाई होने लगी। जैसे एक तो कड़ाई ये होने लगी कि सारे बूथ पर उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बल तैनात होंगे। अभी तो लगता है कि इतना फोर्स आता है कि लगता है एकदम तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी हो रही हो। मैं तो ऑब्जर्वर के रूप में भी दूसरे राज्यों में भी चुनाव कराए हैं, नागालैंड में, कर्नाटक में, गुजरात में, बहुत जगह ऑब्जर्वर के रूप में भी, या पहले बीएमपी कमांडेंट के रूप में पूरी की पूरी मैं ट्रेन लेके गया हूँ चुनाव कराने के लिए। पूरी ट्रेन में बस जवान ही जवान थे बीएमपी के, विशेष रेलगाड़ियों में गया हूँ। तो अब तो बहुत ज़्यादा फोर्स रहता है, मतलब तो कहते हैं ना कि परिंदा नहीं पर मार सकता है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क किया। उसके बाद और भी बहुत फ़र्क आए। एक बड़ा फ़र्क जो आया कि पहले बैलेट बॉक्स से होता था, उसका ईवीएम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या हुआ, एक तो फ़र्क ये हुआ कि मुझे अभी भी याद है, मैं 96 में एएसपी था मुजफ्फरपुर में जी, और बिहार में वो मतलब एक तरह से समझिए मेरी पहली फील्ड पोस्टिंग थी। और 96 में लोकसभा चुनाव हुए थे, और फिर मैं वहाँ पर एक मुझे लगता है अहियापुर में ये मतगणना चल रही थी। तो वो जो मतदान पत्र वाली मतगणना होती थी ना, वो इतनी धीमे होती थी कि मतलब पहला चक्र, दूसरा चक्र, एक शाम गुजर गई, फिर एक रात गुजर गई, फिर सुबह हो रही है, फिर सुबह से शाम, एकदम मतलब ये हो जाता था। और जब तक मतगणना पूरी नहीं होती थी, सारे लोगों को एक तरह से कैद रखना पड़ता था मतगणना केंद्र में, कोई बाहर नहीं जा सकता था, खाना पीना, झपकी मारना सब वहीं होता था। अधिकारी या जो नेता लोग हैं वो नेता लोग के तो उनके एजेंट आते थे, है ना, अधिकारी और कर्मचारी कोई बाहर नहीं जा सकता था। हाँ, एकदम कैद में रहते थे। लेकिन अब तो देखिए ईवीएम में एक तो मतगणना में हो गया, अब तो 8 बजे मान लीजिए मतगणना शुरू होती है, काउंटिंग। आपने 96 में लोकसभा चुनाव कराया था, तो वो जो एक्सपीरियंस था आपका मुजफ्फरपुर का था, तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बूथ कैप्चरिंग जैसा मामला क्या देखने को मिला? नहीं, 96 में मैंने कहा ना, वो शेषन साहब के बाद वाला टाइम था। अच्छा। तो उस समय बहुत वो सब बात बीते दिनों की बात हो गई थी। शेषन साहब तो मुझे लगता है 90s में आ गए थे, तो वो उन्होंने ऐसी कड़ाई की थी, इतना बड़ा मतलब हंटर चलाया था ना कि खौफ लोगों में बैठ गया था। बिहार में तो कहा जाता है कि यहाँ कहाँ किसी की चलती, यहाँ तो बाहुबली, लठ बल उन्हीं लोगों की चलती है, और बूथ पर से तो डब्बे उठा कर ले जाया जाता था। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वही मैं कहा, ये पहले की बात हो गई, 80 के दशक की बात है या 90 के दशक। अब ऐसा थोड़ा ही होता है। तो बहुत कड़ाई हो गई। ईवीएम में अब तो देखिए मतगणना होती है तो 8 बजे सुबह में शुरू होती है, और 12 बजे 1 बजे होते होते पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। लगभग सारी सीटों के रुझान आ जाते हैं और बहुत सारी सीटों के नतीजे आते हैं। मतलब 1 बजे तक, दोपहर तक तो लगता है सब हो गया। एक लोकसभा सीट का रिजल्ट आने में बैलेट पेपर से जब चुनाव होते तो कितने दिन लग जाते थे? 1 दिन 2 दिन तक। मुझे अभी भी याद है, 77 की बात है, मैं बच्चा था, बहुत ऐतिहासिक चुनाव हुए थे, जब इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंका गया था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो उस समय तो टीवी का ज़माना भी नहीं था, रेडियो का ज़माना था, और बहुत घर में मतलब बड़े लोग बहुत उत्तेजित थे उस चुनाव में कि क्या होगा। मुझे अभी भी याद है, 1 बजे 2 बजे रात में बाबूजी उठ के रेडियो खोलते थे तो पता चलता था कि रायबरेली से अभी इतने चक्र की मतगणना चल रही है, 55वें चक्र की मतगणना चल रही है, अभी राजनारायण आगे चल रहे हैं, इंदिरा गांधी पीछे चल रही हैं। तो ये सब तो कल्पना अभी की जो पीढ़ी है, अभी के जो बच्चे हैं या लड़के लड़कियां तो कर ही नहीं सकते। अब तो एकदम सब कुछ खट 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 हो जाता है। तो फिर उसके बाद देखिए बहुत फ़र्क आया। एक तो फ़र्क देखिए ईवीएम आने के बाद भी एक बड़ा फ़र्क आया, वो हो गया कि नोटा बटन जुड़ गया। वो तो अभी जुड़ा कुछ साल पहले। मतलब ईवीएम जब शुरू हुआ था उसमें नोटा बटन नहीं हुआ था। जब पहली बार ईवीएम आया उस समय भी आप चुनावी मैदान में होंगे, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे होंगे, वो एक्सपीरियंस कैसा? हाँ, उस समय देखिए एक था, उस समय लोगों को लग रहा था कि क्या इस देश में जहाँ, हाँ अब मैं एग्जैक्ट, हाँ उसी के आसपास की थी, क्योंकि 96 तक तो मैं बता सकता हूँ। मुझे लगता है 98 के चुनाव में शायद पहली बार आया था।
उस समय देखिए एक अंदेशा लोगों में ये था, अधिकारियों में भी था, लोगों में था, पत्रकारों में था, बुद्धिजीवियों में था कि इस देश में ज़्यादातर लोग इतने ज़्यादा मतलब अनपढ़ जाहिल हैं, तो क्या वो लोग वो मशीन से वोट कर सकेंगे? ये एक आशंका का थी। मुझे अभी भी याद है, लालू जी जो है वो एक नकली ईवीएम उसे एक नमूना लेके घूमते थे। अच्छा, हाँ पहली बार आया। हाँ, अब बोलते थे देखिए इसमें लालटेन है ना, यहाँ इसको दबाओगे तो करेगा पी। इस तरह से समझाते थे, अच्छा। है ना, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, उनको ऐसे दिखा के समझाते थे कि यहाँ लालटेन रहेगा, इसको दबाइएगा तो आएगा, आवाज़ आएगा, पी पी करके लालू जी समझाते थे अपने वोटर्स को। लेकिन फिर देखिए जनता की जागरूकता को भी दाद देनी होगी कि बहुत जल्दी जनता समझ गई कि क्या पी हो रहा है, क्या ये हो रहा है, मतलब कोई कठिनाई नहीं आई। पहली बार जब चुनाव हुए उससे तो क्या मतगणना पर रिजल्ट पर सवाल उठे थे? नहीं, वो रिजल्ट पर सवाल नहीं हुए थे। वो भी मैं बता रहा हूँ, देखिए ईवीएम पे रिजल्ट पर सवाल उठने शुरू किए हैं 2014 के बाद, मोदी शासनकाल में। पहले लोगों को लगता था कि मतलब ईवीएम तो एकदम ये है, बिल्कुल फुल प्रूफ है, इसमें तो जो होगा तो, लेकिन मोदी शासनकाल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि लोगों को ईवीएम पर शक होने लगा। उसके पहले बीजेपी ने भी कई बार ईवीएम का विरोध किया था, जब कांग्रेस का विरोध किया था, लेकिन उस समय अब जो शक हो रहा है जिस पर बहुत बार, अभी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लंबित है, अब लोगों को शक हो रहा है कि पूरा का पूरा ईवीएम कहीं ये हैक ना कर लिया जाए। क्या हो सकता है ये? अब देखिए पहले मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पहले मैं भी मानता था कि ऐसा संभव नहीं है, मैं बहुत ऑब्जर्वर बन के भी गया चुनाव आयोग का, मुझे नहीं लगता था, लेकिन भाजपाइयों ने ऐसे ऐसे करामात आके किए हैं ना कि अब तो मुझे लगता है कि पता नहीं, हो सकता है जब इतनी बड़ी चीज़, आजकल तो प्रोफेशनल हैकर सब हैं, कहाँ से कहाँ बैठ के हैक कर देते हैं। अब तो देखिए भाजपा शासन में पिगासस आ गया, सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर कहते, इजराइल से इन लोगों ने खरीद लिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के फ़ोन में पिगासस डाल दिया गया, है ना, कि वो बात करे तो सारा कुछ सुनाई देता रहे। तो ये लोग तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं, तो हो सकता है ये भी कर दे। लेकिन और ईवीएम की जब शिकायत मिली तब मैं दर्शकों को बताऊं कि तब चुनाव आयोग ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, इसको वीवीपैट कहते हैं। वीवीपैट का फुल फॉर्म हुआ वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब ये कहा गया कि जब मान लीजिए किसी ने हाथ छाप दबाया, कांग्रेस को वोट दिया, तो उसके बगल से एक पर्ची निकल जाएगी, वो पर्ची बस 7-8 सेकंड तक रहेगी और उसको दिखा दिया जाएगा कि ये वोट हाथ को पड़ा है ना। या मान लीजिए किसी ने लालटेन को दबाया बटन, तो एक पर्ची पैट निकल जाएगा, वो फिर अंदर चला जाएगा, वो उसके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन उसको दिखा देगा कि 8 सेकंड तक कि देखिए आपका लालटेन को गया है वीवीपैट। और उसमें ये कहा गया चुनाव आयोग ने कि यदि वीवीपैट मेल नहीं खाता है, मान लीजिए आपने लालटेन को वोट दिया और वो कमल छाप दिखा रहा है, तो आप तुरंत उसकी शिकायत वहाँ पर जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनसे कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये भी बात है कि वीवीपैट का 100% वीवीपैट का मिलान नहीं होता है, एट रैंडम कुछ वीवीपैट मिलाए जाते हैं। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 दिन की बात है, बता रहा हूँ दर्शकों को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया है कि क्यों नहीं हम सभी वीवीपैट का मिलान करें। जितने वीवीपैट पर जितने वोट पड़े हैं जिस पार्टी को, क्या उतने ही वोट बटन से भी दिए गए हैं। 100% मिलान की बात कही गई है। अब देखते हैं चुनाव आयोग उसमें क्या जवाब देता है। आपको जरूरी लगता है कि ये होना चाहिए? अब लगता है लोगों के मन से, देखिए संदेह तो दूर होना चाहिए ना। मिलाने में तो फिर वही टाइम लगेगा पुराना, थोड़ा समय बढ़ेगा, नेचुरल है, बढ़ेगा, लेकिन पारदर्शी, लेकिन विश्वसनीयता हो जाएगी ना। विश्वसनीयता कितनी बढ़ेगी? हड़बड़ी में गड़बड़ी ने ना करना है, ठीक है, जल्दी मान लीजिए रिजल्ट हो जाए, इसके लिए ना कि जो हारा भी है उसको भी जिता दीजिए, है ना, वो मैंने कहा। तो अब तो देखिए वीवीपैट का भी मिलान होगा। तो इस तरह से अब चुनाव बहुत बदल गए हैं और अब चुनाव देखिए बहुत हाईटेक हो गया। हम लोग तो बच्चे थे तो एकदम जो पुराने तरीके से दीवार पर लिखा जा रहा है, कांग्रेस का चुनाव है, गाय बछड़ा, तो दीवार पर बनाया जा रहा है गाय बछड़ा, इसको वोट दीजिए। तो आप बना भी नहीं सकते। अब तो वो विरूपण, संपत्ति विरूपण वाला नियम है, अब तो उस पर केस हो जाएगा संपत्ति को आपको विरूपित करने के आरोप में। और दूसरी बात की आचार संहिता का इतना खौफ नहीं था। अच्छा। है ना, ये जो अब आचार संहिता जो है MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और पता चलता लोग डरे रहते कि भाई इसका उल्लंघन ना हो जाए, ये उल्लंघन ना हो जाए। आपको याद होगा यहाँ आडवाणी आए थे पटना के ही गांधी मैदान में, उसमें DM गौतम गोस्वामी थे। आडवाणी का भाषण कुछ बढ़ गया, शायद 10 बजे की रात से बात में हो गया, तो गौतम गोस्वामी ने मंच पर जाके उनका भाषण बंद करवा दिया था, है ना। तो अब जितना आचार संहिता का खौफ रहता है लोगों में कि भाई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो जाए, एकदम आचार संहिता को लागू करना है, ये सब आचार संहिता क्या होता है ये सब कोई मतलब जानता नहीं था। पहले से बहुत पारदर्शी हो गए, बहुत ज़्यादा बेटर हुए हैं चुनाव, इसमें कोई शक नहीं है। एक सवाल और रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत बार ये देखने को मिलता है कि कोई
जो नेता है वो बहुत कम अंतर के वोटों से हार जाता है, फिर इल्ज़ाम लगते हैं प्रशासनिक अधिकारी पर कि उसने इस तरह से गड़बड़ी करके जानबूझकर हरवा दिया, इसमें कितना दम है? देखिए, आसान नहीं। मैं दर्शकों को बताऊं कि कोई भी चुनाव आजकल होता है तो चुनाव आयोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 3 तरह के प्रेक्षक भेजता है, जिसको इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहते हैं। एक सामान्य प्रेक्षक जो आईएएस ऑफिसर होता है, एक पुलिस प्रेक्षक जो आईपीएस अधिकारी होता है, मैं खुद कई जगह प्रेक्षक बन के गया हूँ, और एक व्यय प्रेक्षक जो खर्चा पानी पर हिसाब रखता है, जो आईआरएस ऑफिसर होता है, भारतीय राजस्व सेवा का होता है। तो इसमें जो सामान्य प्रेक्षक रहता है, जो आईएएस रहता है, वो पूरा मॉनिटर करता है नामांकन होने से लेके मतगणना तक। अच्छा। तो इसलिए मतलब मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि लोकसभा चुनाव में लोकल डीएम जो है वो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है, निर्वाची पदाधिकारी है, और मान लीजिए वो मुख्यमंत्री का चमचा या किसी पार्टी का आदमी है और हारते को जिता दे, तो आसान नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है चुनाव आयोग का, जो कि दूसरे राज्य से आता है। ये भी नियम है कि ऑब्जर्वर कभी उस राज्य का नहीं रहेगा। जैसे मैं था तो मैं नागालैंड जाके कराता था, गुजरात, नागालैंड का नहीं बिहार जाके करेगा, जिससे वो स्थानीय प्रभाव में नहीं आता है। तो ऑब्जर्वर उसके सर पर बैठा रहता है, तो इतना आसान नहीं है। ऑब्जर्वर रिपोर्ट कर देगा चुनाव आयोग की डीएम साहब ऐसा खेल कर रहे हैं। अभी नवादा और भोजपुर 2 के डीएमएसपी को हटा दिया ना चुनाव आयोग ने, तो ऑब्जर्वर बहुत मजबूत होता है। उसके एक बार कलम चला देगा तो तबादला तो 2 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा कलम चला देगा तो डीएमएसपी सब निलंबित होकर बढ़ जाएंगे। हाँ, इसलिए देखो, चुनाव आयोग आचार संहिता के दौरान एकदम सर्वशक्तिमान रहता है। जब से आचार संहिता लागू हुई, अभी जैसे देश में हुई, तो बिहार सरकार एक डीएसपी का ट्रांसफर नहीं कर सकती, है ना। तो इसलिए अभी चुनाव आयोग का एक खौफ रहता है लोगों में। तो इतना आसान नहीं है कि वो कोई कर देगा। अब कोई ऐसा ही कोई अपना नौकरी फंसाने के लिए कोई वैसा ही बैठा आदमी होगा तो वो करेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। यदि कुछ आदमी बहुत कम वोट से जीतते हैं तो शायद सच में वो कम वोट से जीते होंगे, बहुत कांटे की टक्कर होगी तो 400-500 से जीत जाएंगे। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, हाल के दिन में कल जिस प्रकार से बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ चुनाव आयोग में एक शिकायत की है कि वो अपनी माता की सिक्योरिटी को लेकर घूम रही हैं, और क्या इस पर चुनाव आयोग ऐसा एक्शन ले सकता है कि रोहिणी आचार्य चुनाव ही ना लड़ पाए? चुनाव नहीं लड़ पाए ये तो नहीं लेगा, इतना कड़ा तो नहीं लेगा। हाँ, ये रोक देगा कि आप इसका उपयोग नहीं कर सकती हैं। ये कितना गलत है, क्योंकि सिक्योरिटी किसी और की और कोई और लेकर घूम रहा है। पूर्णतया गलत है। अगर ये सच है तो पूर्णतया गलत है, क्योंकि ये तो जोक हो गया ना। सच पूछिए तो इसमें उनको भी गलत है, अंगरक्षकों की भी गलती है, उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए था, है ना। यदि अंगरक्षक सरकारी लोग हैं ना, उनको कानून के अनुसार चल रहा है ना। राजद के कार्यकर्ता देना है कि हम राबड़ी के साथ घूमते थे, आज हम रोहिणी के साथ घूमेंगे। अरे आप सरकारी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मान लीजिए सिपाही और हवलदार भी हैं, तो इतनी बुद्धि है तो सच पूछे तो उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए। अब भले वो डर के मारे नहीं रिफ्यूज किए हों कि अब मैडम नाराज हो जाएंगी, ये हो जाएगा। नाराजगी से क्या मतलब है? वो तो ऊपर इस बात को बता सकते थे कि उनके ऊपर ऐसा प्रेशर दिया गया है, छपरा से लड़ने की रोहिणी की तैयारी है, पिता का परंपरागत सीट कायदे से होना चाहिए। रोहिणी आचार्य को तो सुरक्षा नहीं मिली हुई, सरकारी सुरक्षा, और वो उनका हक भी नहीं है सुरक्षा लेने का, सरकारी सुरक्षा। ना ही किसी वो ऐसे पद पर है, ना ही कोई उन पर ऐसा खतरा है। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। गलत हुआ है, आप मानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव लड़ने से शायद इतना बड़ा कठोर एक्शन, उतना कठोर नहीं है। ककड़ी देखिए, कहते ना ककड़ी के चोर को फांसी नहीं होती है ना। तो जितनी बड़ी आप गलती कीजिएगा, आप उसी अनुपात में ना सजा मिलेगी। अब उसको फांसी पड़ेगी ना लटका दिया जाएगा। ठीक है, उनसे शो कॉज होगा, उनको ये होगा, उनको भविष्य के लिए सचेत किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि चुनाव आयोग उनको, रोहिणी आचार्य को लिखित रूप में भविष्य के लिए सचेत करेगा कि इस तरह से आप फिर दोबारा गलती करती है तो एक्शन ले सकते। हाँ, दोबारा गलती करेगा तो हो सकता है। अब देखिए, चुनाव आयोग को बहुत पावर है, लेकिन वही पावर है कि वो भी गलती के अनुपात में ही करता है ना। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोकसभा का चुनाव है और बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में थोड़ा समझने की कोशिश कि पहले चुनाव कैसे होते थे। जो बात कही जाती थी बूथ लूटने की, बूथ कैप्चरिंग की, उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है। फिर ईवीएम से जब वोटिंग शुरू हुई तो उसमें क्या चुनौतियां आई या कितनी आसानी हुई, और अब जो विवाद खड़े हो रहे हैं उसमें कितना दम है। तो सब कुछ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी ने बड़े अच्छे से समझाया और बताया भी। जो अभी वर्तमान में रोहिणी आचार्य को लेकर जो मुद्दा गर्म आया है, उस पर भी इनके तरफ से जवाब मिला। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।